हम आज उसी मौजू पर अपनी बहस जारी रखेंगे जो हमने पहले सेशन में की थी कि ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ। आज से 4 अरब साल पहले चांद न सिर्फ ज़मीन के इंतहाई करीब था, बल्कि उस वक्त चांद अभी ज़मीन के करीब होने की वजह से बहुत तेज़ी से ज़मीन की गर्दिश करता था। जब ये सवाल किया जाता है कि प्रोटीन जो है जो कि पेचीदा होती हैं और ये बगैर सेल के या जीन्स के नहीं बन सकती, तो हम्म। ये लोग ये नहीं जानते कि प्रोटीन जो है, आज के प्रोटीन्स की बात नहीं हो रही। जब शुरू वाली जो प्रोटीन्स थी वो इतनी पेचीदा नहीं सही। थी, उनका ये जो हम्म। काम था वो इतना पेचीदा नहीं था, क्योंकि उस वक्त अभी जिंदगी भी पेचीदा नहीं थी, ज्यादा पेचीदा काम की जरूरत नहीं थी, प्रोटीन्स की इतनी जरूरत नहीं थी। तो सही। उस वक्त जो प्रोटीन्स थी वो अमीनो एसिड्स की छोटी चेन्स थी। प्रोटीन साइंसदानों के ख्याल में उस वक्त आरएनए में जो इनकोडिंग थी उससे सिंथेसाइज होती थी या ये रैंडमली बन रही थी, ये मैं समझना नहीं चाह नहीं, रहा ये था। रैंडमली बन रही थी। जैसे कि मिलर एंड अच्छा यूरी अच्छा। के तजर्बे से भी साबित हुआ कि जी। अमीनो एसिड जो है ये अपने आप बनते हैं कुदरती, जो है अच्छा वो अच्छा अच्छा। उससे सही। रिएक्शंस के जरिए, चार सही। अनासर के मिलने से, और फिर ये सही। आपस में जुड़ते हैं। आपस में एक अमीनो एसिड दूसरे से जुड़ता है, दूसरा तीसरे से जुड़ता है, जिससे हम्म। चेन बनती है, जंजीरें बनती हैं छोटी छोटी अमीनो एसिड्स की, जिनको हम प्रोटीन्स कहते हैं। और इब्तिदा में ये हम्म। बिल्कुल सादी छोटी छोटी चेन्स थी जो बिल्कुल सादा से काम करती थी, ये आज की पेचीदा प्रोटीन जैसी नहीं थी। तो उस वक्त वही सही। प्रोटीन्स थी जो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जिंदगी पेचीदा हुई वो भी पेचीदा होती गई। पानी जहाँ हो वहाँ पे ये भी शायद मसला होता है, और जो लोग ए बायोजेनेसिस पे एतराज़ करते हैं उनका ये बहुत बड़ा एतराज़ होता है। पानी तो पेप्टाइड बॉन्ड्स को या आरएनए के बॉन्ड्स को तोड़ देता है, तो फिर पानी की मौजूदगी में ये बॉन्ड्स स्टेबल कैसे रहते थे? जी, ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। असल में हाँ, पानी जो है वो तोड़ता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को, लेकिन बात ये है कि पानी वो हमेशा हद तक पानी में नहीं रहते थे। अभी जैसे मैंने मेंशन किया, वेट और ड्राई साइकिल्स, जो जिसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया इन मॉलिक्यूल्स की पेचीदगी को बढ़ाने में। यानी कि कभी बारिशें हुई, बारिशों में पानी जमा हुआ, पानी के अंदर क्या होता था कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते, एक दूसरे से मिलते जुड़ते। उसके बाद फर्ज करें बारिशें खत्म हुई हैं, खुश्की हुई, और खुश्की में मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते थे, क्ले की मौजूदगी में, मिट्टी की और चट्टानों की मौजूदगी में वो आपस में जुड़ जाते थे, जंजीरें बनाते थे। उसके बाद फिर दोबारा से पानी आया या बारिशें हुई, या फिर फर्ज करें जैसे मैंने पहले बताया कि समुद्र की किनारों पे वो आए लहरों के हम्म। जरिए, और उसके बाद फिर से दोबारा से लहरों में मिल गए। तो जब दोबारा पानी आता है तो वो उनमें से जो कमजोर चेन्स थी, जंजीरें थी, वो टूट जाती थी। कोई 1000 में से नौ सौ हम्म। निन्यानवे टूट गई, और उनमें से कोई एक जो थी वो थोड़ी जो पायदार होती थी वो बच जाती थी। क्योंकि इस तरह सही। से जब लाखों करोड़ों चेन्स जब बनती हैं बार 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 इन्वायरमेंट से, तो उनमें से कोई ना कोई बच जाती हैं, और फिर उनमें भी तब्दीलियां आती हैं, और उन तब्दीलियों के बाद भी जो कुछ बच जाती हैं कुछ टूट जाती हैं, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो पेचीदा होती जाती हैं। इन ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी किसी मॉलिक्यूल में मुकैयद हो जाती है और बाद में उसे तोड़कर उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये रिएक्शन जिंदगी के आगाज से पहले भी हो रहे थे। आज के सादा खुलिये को भी जब आप देखते हैं ना, तो वो खुलिया लाखों करोड़ों साल के इर्तिगा के बाद बना है, आज का सादा खुलिया भी। आम लोगों को, खासतौर पे जिन लोगों को साइंस का और मैथमेटिक्स का अंदाजा नहीं होता, उनके लिए ये तस्वुर करना कि हम्म। 1 अरब साल कितना लंबा अरसा है, वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, राइट। एक हम्म। इंसान की ज़िंदगी जो है वो 60 70 80 साल होती है, और पूरे जो इंसानियत है अब तक उसको सिर्फ 3 लाख साल गुजरे हैं, और यहाँ पे हम 3 लाख से 3 करोड़ नहीं, 3 अरब यानी उसके 100 गुना के 100 गुना ज्यादा हम टाइम कर रहे हैं। तो आम लोगों के लिए ये, जिसको डीप टाइम कहते हैं, यानी अरबों साल का जो वफा है, वो तस्वर करना लोगों के लिए मुश्किल होता है, इसलिए ये एतराज आता है। वरना ये है कि ये बहुत लंबा अरसा है, और जैसे कि हमने पहले कहा था कि दुरुस्त माहौल में मॉलिक्यूल्स के वो स्ट्रक्चर बनना जो स्टेबल हों, वो उसमें कोई वक्त नहीं लगता। यानी एक्चुअल जो केमिकल रिएक्शन है वो तो नैनो सेकेंड्स के भी हजारवें करोड़वें हिस्से में होते हैं। जो ए बायोजेनेसिस है ये कोई आम मफरूजा नहीं है, ये लेबोरेटरी में साइंस से साबित शुदा मफरूजा है। ये इस काम को मतलब करोड़ों से अरबों साल लगे हैं, तो ये सिर्फ टाइम की डायमेंशन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, बल्कि ये भी देखें कि उस वक्त भी ज़मीन का 3/4 हिस्सा पानी था, समुद्र था, और उस सारे प्रोसेस, उस सारे समुद्र में जहां पे कहीं ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी वहां पे ये मॉलिक्यूल बन रहे थे, पेचीदा मॉलिक्यूल बन रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि अरबों साल तक सिर्फ एक जगह ये प्रोसेस हो रहा बिल्कुल। था, ये पैरेलल प्रोसेस करोड़ों अरबों जगह पर बैक ये वक्त चल बहुत रहा सारी था, जगह पे बिल्कुल। बहुत सी जगहों पे चल रहा था। और फिर ये है कि चूंकि ये उनमें से कोई भी प्रोटीन जो दूसरों से बेहतर थी, वो फिर एक नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है कि वो अपनी कॉपियां ज़्यादा बनाएगी। ये जो नोशन है कि प्रोटीन के खुद ब खुद बनने का इम्कान सिफर है, उसमें तो इतनी सारी गलतियां हैं। मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है इस पे। लॉरेंस पास्चर क्या साबित कर रहा था, वो ए बायोजेनेसिस को गलत साबित करने के लिए नहीं कह रहा था। उसके कहने का मतलब ये था कि जैसे कोई गोश्त है या कोई खराब सूप है, तो उसमें अपने आप जरासीम नहीं बन सकते, बल्कि वो जरासीम पहले से मौजूद होते हैं और उनसे वो नए हम्म। जरासीम बनते हैं। तो उसका बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल। ये नहीं था। उसका मतलब यही था कि एकदम से एक पेचीदा जिंदगी नहीं बन सकती आज की जमीन में। आज की जो जमीन है हम्म। जिसमें बहुत सारी हम्म। ऑक्सीजन है, बहुत से पेचीदा जानदार हैं, तो इसमें एकदम से पेचीदा जिंदगी नहीं बन सकती। जबकि जो ए बायोजेनेसिस है वो किसका नाम है, वो इब्तदाई जमीन में बुनियादी जो जिंदगी के अज्जा हैं
मॉलिक्यूल्स हैं उनके बनने का नाम है। साइंस की दुनिया की तरफ से कदीर कुरैशी और कोमल शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और हम आज उसी मौजू पर अपनी बहस जारी रखेंगे जो हमने पहले सेशन में की थी कि ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ। पिछले सेशन में हमने ज़िंदगी के आगाज़ के बारे में कुछ बहस की थी और कुछ सवालात जो आम तौर पर आते हैं फोरम पर उनके जवाब बात देने की कोशिश की थी। तो उसी बहस को आज हम जारी रखेंगे। तो कोमल, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल, मैं ठीक ठाक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे दोबारा अपने प्रोग्राम में बुलाया। तो जी। चलिए शुरू तो करते हैं। पिछली दफ़ा हमने बात ख़त्म की थी, वो इस मौजू पे ख़त्म की थी कि अगर ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था तबई तरीक़ों से, तो क्या दोबारा ज़िंदगी शुरू हो सकती है, राइट? तो उस पर हमने बहस की थी। तो उसमें एक बात जो मैंने कही थी, उन हालात में आज से 4 अरब साल पहले चांद का भी एक रोल रहा है ज़मीन पर ज़िंदगी के आगाज़ के बारे में। तो उसमें मैं थोड़ा सा और एक दो नुकात शामिल करना चाहूँगा। अगर आपके ज़हन में कोई बात हो तो आप भी ज़रूर बताइएगा। और ये है कि एक बात जो हमें याद रखनी है कि आज से 4 अरब साल पहले चांद न सिर्फ ज़मीन के इंतहाई करीब था, बल्कि उस वक्त चांद अभी ज़मीन के करीब होने की वजह से बहुत तेज़ी से ज़मीन की गर्दिश करता था। यानी आज कल चांद का एक महीना, यानी चांद का एक पूरा ज़मीन के चक्कर जिसको हम चांद का एक महीना कहते हैं, वो लगभग 28 साढ़े 28 दिनों में पूरा होता है, राइट? इस वजह से 29 का महीना होता है या 30 का महीना होता है। लेकिन चांद की अपनी जो रोटेशन है वो तकरीबन 28 साढ़े 28 दिनों में मुकम्मल होती है। उस ज़माने में आज से 4 अरब साल पहले ये जो ज़मीन के गिर्द चांद का चक्कर है ये लगभग 6 से 7 दिन में पूरा हो जाता था। और हमें पता है कि आजकल चांद का जो एक महीना है उसमें 2 दफ़ा टाइड्स आती हैं, हाई टाइड्स आती हैं, राइट? और एक चांद की पहली को, यानी जब चांद और सूरज बिल्कुल एक दूसरे के पास होते हैं हमारे नुक्ता नज़र से, और दूसरी वो जब चांद और सूरज ज़मीन के नुक्ता नज़र से एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, जबकि जो कि 14वीं की चांद को होता है। तो उस ज़माने में 14वीं का चांद हर 6 से 7 दिन बाद होता था, और सूरज के सामने यानी पहली का चांद भी 6 7 दिन बाद आता। तो हर 6 दिन में 2 दफ़ा टाइट जाती थी, यानी हर 3 दिन बाद टाइट जाती थी। दूसरा ये कि ज़मीन से चांद का फासला बहुत कम था उस वक्त, राइट? हमें पता है कि चांद ज़मीन से दूर जा रहा है, और टाइड्स का जो बुलंदी है वो चांद और ज़मीन का जो फासला है उसके फासले के स्क्वायर के हिसाब से नहीं बल्कि क्यूब के हिसाब से उनकी बुलंदी तब्दील होती है। तो यानी आज से 4,000 साल पहले जब चांद का और ज़मीन का फासला बहुत कम था, टाइड्स की बुलंदी आज की टाइड्स से सैकड़ों गुना ज़्यादा थी। और उस वजह से जब टाइड्स आती थी तो वो साहिली इलाकों में जैसे आज होता है कि 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर अंदर आते हैं, ऐसा नहीं था। वो कई किलोमीटर तक अंदर जाती थी, और फिर वहाँ पे जाके पानी डिपॉजिट होता था, और फिर ये कि जब टाइड्स वापस जाती थी तो वो पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता था, और फिर ज़मीन में जो पानी रिस रिस के ज़मीन के नीचे चला जाता है, और सूरज की तपिश से पानी बुखारात बन के उड़ जाता है। तो उस वजह से पानी में जो मॉलिक्यूल थे उनकी कसाफत बढ़ जाती थी, यानी पानी कम हो गया तो ज़ाहिर कसाफत बढ़ गई, और उसमें और वहाँ पे जो सतह थी ज़मीन के नीचे उसकी चिकनी मिट्टी में ये चांस होता था फिर के मॉलिक्यूल जो मिट्टी के जो क्रिस्टल्स हैं उनके साथ क्रिस्टल्स बनाएंगे। और वो एक तरीका था जहाँ से जो आपने शुरू में बात की थी केमिकल इवोल्यूशन की, कीमियाई इर्तिका की, वो उस तरह से शुरू हुआ था। तो ये मैं बात करना चाह रहा था। इस बारे में आप कुछ और कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, ये वही आप बात करें ना कि लहरों के जरिए इसने ये ड्राई और वेट साइकिल्स जो हैं इनको प्रमोट किया। खुश्क और तर्स जो साइकिल थे, यानी कि बिल्कुल। पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स मिक्स हुए होते थे, और जब वो लहरों के जरिए खुश्क जमीन पर आते तो वहां पर खुश्की में आने की वजह से वापस में जुड़ जाते, चेन्स बनाते, और फिर जब दोबारा लहरों में शामिल होते तो कुछ चेन्स जो कमजोर होती थी वो टूट जाती थी, और जो कि बिल्कुल। पायदार होती थी वो बाकी रहती थी, यानी कि कुदरती चुनाव या कुदरत की छांटी जिसको कह लें उसके जरिए। अच्छा, इसके एग्जैक्टली अलावा एग्जैक्टली बिल्कुल। और भी कुछ हैं पॉइंट्स। चांद का रोल जी। इसमें ये भी था कि शुरू शुरू में जमीन की जो रफ्तार थी थोड़ी सी तेज थी, दिन छोटे होते थे, और बिल्कुल। चांद ने जमीन की रफ्तार को थोड़ा सा कम किया, जिसकी वजह से दिन लंबे होने लग गए, और सूरज की रोशनी है वो ज्यादा देर तक रहती थी, और जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जिसकी वजह से जिंदगी जो है ना उसकी जो मुमकिनात हैं वो बढ़े।
इसकी वजह से बिल्कुल। भी। और बिल्कुल। इसकी वजह इसके अलावा इसने मौसम को थोड़ा सा मुस्तहकम किया, नॉर्मल किया। तो ऐसे बिल्कुल बहुत सारे किरदार हैं जो चांद ने निभाए, जिसकी वजह से जो है वो जिंदगी मुमकिन हुई। सही। चलिए आगे चलते हैं। हमने पिछले सेशन में ये कहा था कि ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई, और वो हमने आरएनए हाइपोथेसिस डिस्कस किया था। लेकिन बाद में हमें ये पता है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए आरएनए खुद से काफ़ी नहीं है, हमें प्रोटीन्स की भी ज़रूरत होती है। तो ये कुछ बताइएगा कि साइंसदान क्या कहते हैं कि प्रोटीन्स की इब्तिदा कैसे हुई, और उसके बाद फिर उनमें तब्दीलियां जो आई और जो इर्तिका हुआ वो कैसे हुआ। जी बिल्कुल। जब ये सवाल किया जाता है कि प्रोटीन जो हैं जो कि पेचीदा होती हैं और ये बगैर सेल के या जीन्स के नहीं बन सकती, तो हम्म। ये लोग ये नहीं जानते कि प्रोटीन जो हैं, आज के प्रोटीन्स की बात नहीं हो रही, जब शुरू वाली जो प्रोटीन्स थी वो इतनी पेचीदा नहीं सही। थी। उनके जो हम्म। काम था वो इतना पेचीदा नहीं था, क्योंकि उस वक्त अभी जिंदगी भी पेचीदा नहीं थी, ज्यादा पेचीदा काम की जरूरत नहीं थी, प्रोटीन्स की इतनी जरूरत नहीं थी। तो सही। उस वक्त जो प्रोटीन्स थी वो अमीनो एसिड्स की छोटी चेन्स थी जो बनी थी। अब हम्म। अमीनो एसिड्स हम्म। क्या है? ये चार बुनियादी अनासर से बने होते हैं जो पहले ही मौजूद थे उस वक्त। उस वक्त भी मौजूद थे, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये चार बुनियादी सही। जात है जिनकी मिलाप से अमीनो एसिड बने कुदरती कीमियाई अमल के जरिए। और उसके बाद इनके आपस में जुड़ने से छोटी छोटी पेप्टाइड चेन्स बनी जिन्हें प्रोटीन्स कहा जाता है। वो प्रोटीन ना तो इतनी हम्म। लंबी थी, ना इतनी पेचीदा थी, ना उनकी शेप इतनी पेचीदा थी, और ना ही उनका कोई इतना पेचीदा काम था उस सही। वक्त। अब वो जो चेन्स बनी, कुछ छोटी कुछ लंबी, उनमें से ज्यादातर जो थी वो फेल हो जाती थी, टूट जाती थी, फायदेमंद नहीं हम्म। थी। यानी कि अगर 1000 चेन्स बनी है, उनमें से कोई 999 जो है वो टूट जाएंगी, उनमें से एक जो है वो बाकी रहेगी, जो थोड़ी मुस्तहकम हम्म। होगी। और फिर उसी में तब्दीलियां आएंगी, और उससे फिर उससे भी बेहतर बनेंगी। जो जो सही। पायदार होगी वो बच जाएंगी, और बाकी जो है वो टूट जाएंगी। और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता भी पेचीदा होती गई। और उनका काम जो है वो शुरू में इतना कोई पेचीदा नहीं था। उनके लिए सिर्फ इतना ही काम काफी था कि अगर वो किसी अमल को थोड़ा सा तेज करवाने में मदद कर देती हैं, किसी मॉलिक्यूल कोई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है उसमें वो कोई कैटलिस्ट के तौर पर काम कर लेती हैं, यानी कोई तोड़ फोड़ में काम कर लेती हैं, कोई मॉलिक्यूल को करीब लाने के लिए कोई काम कर देती हैं, और उसके बाद बेशक वो टूट जाए, क्योंकि उस वक्त इतनी ज्यादा हम्म। पेचीदगी की या पायदार रहने की जरूरत भी नहीं थी। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रोटीन जो है पेचीदा होती गई। तो ये अभी हम आरएनए वर्ड की बात कर रहे हैं, राइट। नहीं नहीं, मैं प्रोटीन्स की बात कर रही हूँ, शुरू में जो नहीं नहीं, प्रोटीन्स लेकिन बनी ये है थी। कि अभी मतलब डीएनए अभी इवॉल्व नहीं हुआ था, राइट। नहीं बिल्कुल, जब अभी प्रोटीन्स बनी थी तो हम्म। उस वक्त की बात कर रही हूँ। और राइट। आरएनए के जो मॉलिक्यूल हैं वो भी इसी तरह से कुदरती चुनाव के जरिए ही आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा हुए थे। और तो ये नहीं मतलब मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोटीन आपके ख्याल में या साइंसदानों के ख्याल में उस वक्त आरएनए में जो एन्कोडिंग थी उससे सिंथेसाइज होती थी, या ये रैंडमली बन रही थी, ये मैं समझना नहीं चाह नहीं, रहा ये था। रैंडमली बन रही थी, जैसे कि मिलर एंड अच्छा यूरी के अच्छा। तजर्बे से भी साबित हुआ कि जी। अमीनो एसिड जो है ये अपने आप बनते हैं कुदरती जो है अच्छा वो अच्छा अच्छा। उससे सही। रिएक्शंस के जरिए, चार सही। अनासर के मिलने से। और फिर ये सही। आपस में जुड़ते हैं, आपस में एक अमीनो एसिड दूसरे से जुड़ता है, दूसरा तीसरे से जुड़ता है, जिससे हम्म। चेन बनती है, जंजीरें बनती हैं छोटी छोटी अमीनो एसिड्स की, जिनको हम प्रोटीन्स कहते हैं। और इब्तिदा में ये बिल्कुल हम्म। सादी छोटी छोटी चेन्स थी जो बिल्कुल सादा से काम करती थी, ये आज की पेचीदा प्रोटीन जैसी नहीं थी। तो उस वक्त वही सही। प्रोटीन थी जो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जिंदगी पेचीदा हुई वो भी पेचीदा होती गई। सही। और ये उसी सही। तरह से हुई कि कुछ वेट और ड्राई साइकिल थे, अमाइनो एसिड आपस में जुड़े, और उसके बाद जो है वो उनमें से जो बेहतर चेन्स थी वो बरकरार रही, जो बाकी थी वो टूट गई। तो फिर अगर ऐसा है कि आरएनए और प्रोटीन्स ऐसे माहौल में बन रही थी जहाँ पे पानी है और pretty मच मतलब रैंडम चांस से बन रही हैं, तो पानी जहाँ हो वहाँ पे ये भी शायद मसला होता है, और जो लोग ए बायोजोनेस पे एतराज़ करते हैं उनका ये बहुत बड़ा एतराज़ होता है कि पानी तो पेप्टाइड बॉन्ड्स को या आरएनए के बॉन्ड्स को तोड़ देता है, तो फिर पानी की मौजूदगी में ये बॉन्ड्स स्टेबल कैसे रहते थे। जी ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। असल में हाँ, पानी जो है वो तोड़ता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को, आरएनए के हों, ये सॉरी प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड हो या आरएनए के न्यूक्लिक एसिड्स के बॉन्ड हो। लेकिन बात यह है कि पानी वो हमेशा हद तक पानी में नहीं रहते थे। अभी जैसे मैंने मेंशन किया वेट और ड्राई साइकिल्स, जो जिसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया इन मॉलिक्यूल्स की पेचीदगी को बढ़ाने में। यानी कि कभी बारिशें हुई, बारिशों में पानी जमा हुआ, पानी के अंदर क्या होता था कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते, एक दूसरे से मिलते जुड़ते,
उसके बाद फर्ज करें बारिशें खत्म हुई हैं, खुश्की हुई, और खुश्की में मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते थे, क्ले की मौजूदगी में, मिट्टी की और चट्टानों की मौजूदगी में वो आपस में जुड़ जाते थे, जंजीरें बनाते थे। उसके बाद फिर दोबारा से पानी आया या बारिशें हुई, या फिर फर्ज करें जैसे मैंने पहले बताया कि समुद्र की किनारों पे वो आए लहरों के हम्म। जरिए, और उसके बाद फिर से दोबारा से लहरों में मिल गए। तो जब दोबारा पानी आता है तो वो उनमें से जो कमजोर चेन्स थी, जंजीरें थी, वो टूट जाती थी। कोई 1000 में से नौ सौ हम्म। निन्यानवे टूट गई, और उनमें से कोई एक जो थी वो थोड़ी जो पायदार होती थी वो बच जाती थी। क्योंकि इस तरह सही। से जब लाखों करोड़ों चेन्स जब बनती हैं बार 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 इन्वायरमेंट से, तो उनमें से कोई ना कोई बच जाती हैं, और फिर उनमें भी तब्दीलियां आती हैं, और उन तब्दीलियों के बाद भी जो कुछ बच जाती हैं कुछ टूट जाती हैं, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो पेचीदा होती जाती हैं और अपनी जो शक्ल सही। है वो बदलती हैं। सही। जी बिल्कुल। यानी बेसिकली यही है कि एक स्टेटिस्टिकल ये एनवायरनमेंट है जिसमें प्रोटीन्स बन भी रही हैं, टूट भी रही हैं, लेकिन इसी दौरान खुलियों के अंदर चूंकि रिलेटिवली एक थोड़ा सा महफूज माहौल है, यानी वो जो एक इब्तदाई खुलियों की झिल्ली है या जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो आरएनए है और उसके अंदर जो प्रोटीन्स बन रही हैं वो कदरे महफूज माहौल में है, इसलिए वहाँ पे उनका महफूज रहना खुले पानी की निस्बत थोड़ा ज़्यादा प्रोबेबल है, राइट? तो बिल्कुल। अब प्रोटीन से आगे चलते हैं, तो प्रोटीन की एनकोडिंग के लिए हमें जीन्स की ज़रूरत है, और प्रोटीन्स को कम से कम आज के जो खुलिए हैं उनमें प्रोटीन्स की एनकोडिंग के लिए जीन्स की ज़रूरत है, और उसके अलावा प्रोटीन बनने के लिए हमें जो वो चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और वो चाहिए उसके लिए हमें मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, राइट? हम्म। तो ये एक सवाल ज़िंदगी के आगाज़ के बारे में अक्सर किया जाता है कि पहले जीन्स बने जिन्होंने एनकोड किया इंफॉर्मेशन को, या पहले मेटाबॉलिज्म बना जिससे एनर्जी बनने लगी, और फिर उस एनर्जी के इस्तेमाल से खुलियों में फिर वो एक डायनामिज्म आया जिसकी वजह से फिर जेनेटिक्स, यानी जो इनकोडिंग है प्रोटीन की इंफॉर्मेशन की, या एक्सप्रेशन जो जीन के होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन की। तो आपके ख्याल में ये कैसे हुआ? ये कंकरेंट था, या जीन्स पहले आया, या मेटाबॉलिज्म पहले आया? नहीं, साइंस के मुताबिक ये सवाल गलत है। साइंस क्या मानती है कि साइंस कहती है कि दोनों ने मिलके, जीन्स और मेटाबॉलिज्म ने एक दूसरे को मुनज़्ज़म किया, एक दूसरे को सहारा दिया। वो किस तरह हम्म। से? कि मेटाबॉलिज्म है क्या? कोई भी कीमियाई अमल या रद्द अमल जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते हैं या टूटते हैं, एनर्जी जज़ब होती है या खारिज होती है, और एक हम्म। मादा एक शक्ल से दूसरी शक्ल अख्तियार करता है, उसको मेटाबॉलिज्म की बुनियादी शक्ल आप कह सकते हैं केमिस्ट्री में। तो ये हम्म। सब हो रहा था शुरू में, जो जमीन के इब्तदाई हालात थे, उनके अंदर जो बिजली की गरज चमक थी और वोल्केनोज थे और हीट थी, बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज थी, और इस सब में ये सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे, मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, टूट रहे थे, तो ये अमल, ये रद्द अमल चल रहे थे। अब हम्म। हर अमल से कुछ अमल ऐसे थे जो कि अपने आप को खुद बेहतर बना देते हैं, जो खुद को खुद तेज करते हैं। ठीक है, हम्म। कोई भी अमल, कोई भी रद्द अमल जब ऐसे मॉलिक्यूल से में होता है जो मॉलिक्यूल अपनी कॉपियां बना सकता है, या खुद या ज्यादा मुस्तहकम होता है, या खुद को बेहतर कर सकता है। फर्ज करें जैसे कि आरएनए की चेन्स थी, जब आरएनए के अंदर कोई रिएक्शंस हुए तो आरएनए ने अपनी कॉपीज बनाई। अगर मैं एक मिसाल लूं, अब ये हम्म। अमल हम्म। एक ऐसे मॉलिक्यूल्स में हो रहा है जो मॉलिक्यूल अपनी कॉपियां बना सकता है, तो इसका मतलब कि वो हम्म। अमल भी तेज हुआ, और वो अमल तेज होने से उस मॉलिक्यूल की कॉपीज भी ज्यादा बढ़ी, यानी दोनों ने सही। एक दूसरे को सहारा दिया और एक दूसरे को तेज किया। तो हम्म। इसी तरह से यानी कि और ये जो जीन्स है, इसका हम उस वक्त की अगर हम जीन्स की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एक ऐसे नुस्खे की बात कर रहे हैं, यानी कि जिसके अंदर हदायत हैं, ये हदायत है कि कौन सा अमल बेहतर है। हम्म। और ये जो है किसी नुस्खे की फॉर्म में नहीं है, बल्कि इसमें हम जीन्स की जब बात करते हैं तो ये जीन्स में जो इंफॉर्मेशन है, जो मालूमात है, वो मॉलिक्यूल्स की शक्ल में है। सही। तो ये जो आरएनए था, जो शुरू में आरएनए की चेन्स थी, ये वो मॉलिक्यूल्स थे ये जो कि वक्त के साथ साथ मुस्तकम हुए, और इन्होंने अपने आप को स्टेबल किया, वक्त के साथ बेहतर किया। तो अब इस सूरत हाल में हम जीन्स उनको कहते हैं, वो हदायत उनको कहते हैं कि जब कोई एक मॉलिक्यूल टूटे तो दोबारा अपने आप को बना सके उसी तरह से। सही। तो ये वो हम्म। मालूमात है, वो हदायत हैं।
तो ये हदायत भी उस वक्त मौजूद थी, और वो कीमियाई अमल भी हो रहे थे, और जब वो कीमियाई अमल इन मॉलिक्यूल्स के अंदर होते तो ये एक दूसरे को मुस्तहकम करते, एक दूसरे को बेहतर बनाते, और इस तरह से मेटाबॉलिज्म और जीन्स साथ साथ एक दूसरे को मजीद पेचीदा करती गई। तो साइंस के मुताबिक ये दोनों साथ साथ चले थे, कोई पहले नहीं आया कोई बाद में नहीं आया। पहले कीमियाई अमल हुए, उसके बाद मॉलिक्यूल्स की चेन्स बनी, हदायत बनी, उनमें तब्दीलियां होती गईं, कुछ जो थी जो कमजोर थी वो टूटती गईं, जो बेहतर थी वो कुदरती इंतखाब से सिलेक्ट होती गईं और बेहतर होती गईं, और उनकी वजह से जो कीमियाई अमल है वो भी मजीद पेचीदा होते गए। सही सही। अच्छा, एक थोड़ा सी अगर आप वजाहत कर दें, आमतौर पे हमारे जो मेम्बरान हैं उनको जीन्स का तो अंदाज़ा होता है कि डीएनए है या आरएनए है, उसके अंदर जो भी एनकोडिंग है उसको जीन्स कहते हैं। मेटाबॉलिज्म का थोड़ा सा आप ये वजाहत कर दें कि मेटाबॉलिज्म कहते किसको हैं? जी मैंने भी बताया कि मेटाबॉलिज्म कोई भी ऐसा अमल है जिसमें हम्म मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते हैं या टूटते हैं और एक शक्ल से दूसरी शक्ल अख्तियार करते हैं, और इसके नतीजे में या तो एनर्जी जो है वो खारिज होती है और जज़ब होती है, ये बनने और टूटने के नतीजे में, इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और जो शुरू में जो इब्तदाई कीमियाई जो रिएक्शन हो रहे थे, रद्दमल हो रहे थे, वो मेटाबॉलिज्म हम्म। की ही इब्तदाई और बुनियादी शक्ल थी, और इसके लिए किसी अच्छा सेल की, किसी जीन की हिदायत की या किसी डिजाइन की जहानत की जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है, सपोज जिसमें जैसे एटीपी पैदा होता है, राइट? जी। तो ये इस किस्म के रिएक्शन ज़रूरी नहीं कि उस वक्त एटी बन रहा हो, एटीपी ही बन रहा हो, लेकिन ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी किसी मॉलिक्यूल में मुक़य्यद हो जाती है और बाद में उसे तोड़कर उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये रिएक्शन ज़िंदगी के आगाज़ से पहले भी हो रहे थे, राइट? ये आप कह रही हैं? जी मैं इब्तदाई जो मेटाबॉलिज्म की फार्म है ना, बुनियादी फार्म, उसकी जी बात जी। कर रही हूँ, जिसमें मॉलिक्यूल बन रहे थे और टूट रहे थे और अपनी शक्ल तब्दील कर हम्म रहे थे, वो कोई भी रिएक्शन थे जो कि इसकी हम्म। इब्तदाई शक्ल थी, जो इसकी बुनियाद बने मेटाबॉलिज्म की। तो मैं सही उसकी बात कर रही सही। हूँ कि वो पहले से ही मौजूद थे और आहिस्ता आहिस्ता हम्म। पेचीदा होते गए जिंदगी के साथ साथ। जी। अच्छा, तो मतलब यही है कि ये जो सवाल है कि पहले मेटाबॉलिज्म आया या पहले जीन आया, आपके ख्याल में ये सवाल ही गलत है और ये यानी एक बिल्कुल। गलत फहमी पर मबनी है। जी समंदर बिल्कुल। में क्योंकि उस वक्त सारे जो कुछ हो रहा था समुंदर के पानी में हो रहा था, हम्म, यानी ज़िंदगी जो कुछ भी चल रहा था, केमिकल हम्म, रिएक्शन चल रहे थे, खुश्की पर ऐसे रिएक्शन का होना वर्चुअली नामुमकिन है क्योंकि ये सब कुछ पानी की मौजूदगी में होता है। तो उस वक्त ये सब हम्म। कुछ चल रहा था और उन हालात में फिर वो हुआ कि लिपिड्स के मॉलिक्यूल भी थे और मेटाबॉलिज्म भी चल रहा था और साथ साथ ये ये आरएनए। जी। बुनियादी जो कीमियाई रिएक्शन है, बुनियादी कीमियाई रद्द-ए-अमल है, वो चल रहे थे, और हम्म उनसे फिर मॉलिक्यूल्स बने, जैसे प्रोटीन हम्म के इब्तदाई जो चेन्स थी अमीनो हम्म एसिड की, हम्म वो बनी, और इस तरह के दूसरे मॉलिक्यूल्स बने। फिर वो उनमें से जो है कुछ मॉलिक्यूल जो बेहतर थे वो चुने गए, और फिर हम्म उनसे जो है ना वो जो कीमियाई रद्द-ए-अमल थे जो पहले ही हो रहे थे वो बेहतर होते गए, और इस तरह से हम्म। मॉलिक्यूल्स ने कीमियाई रद्द-ए-अमल को बेहतर बनाया, और कीमियाई रद्द-ए-अमल से बेहतर होने की वजह से मॉलिक्यूल्स की बेहतर कॉपीज बनी। तो इस तरह से राइट। मॉलिक्यूल्स की बेहतर कॉपी से मुराद ये है कि हदायत जो है वो बेहतर से बेहतर होती गई, जो कि आज जीन्स की फॉर्म में मौजूद हैं। तो ये इससे राइट। मेरा मुराद ये है कि जीन्स ने और मेटाबॉलिज्म ने दोनों ने ही एक दूसरे को साथ साथ मुस्तहकम किया, बेहतर किया, तो ये दोनों साथ साथ हम्म। चले। राइट। तो जब आप कहते हैं ना चुने गए, तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि उसका मतलब ये नहीं है कि कोई जहानत थी या कोई इंसान था या कोई और ऐसी माफाकुल फितरत हस्ती थी जो चुन रही थी। ये नेचुरल मैकेनिज्म है कि जब बहुत से रिएक्शन हो रहे हों और कुछ रिएक्शन ऐसे हों जो अपनी कॉपियाँ बना सकते हैं या अपनी कॉपियाँ बनाने के अमल में माहौल में जो कुछ भी मौजूद है उसको बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, जाहिर है उनकी कॉपियाँ ज़्यादा बनेंगी। तो ये वो अमल है जिसको आपने कहा है चुने गए, राइट? जी जी, कुदरती चुनाव सही। बिल्कुल ऐसे ही है। कुदरती चुनाव जी, बिल्कुल। अच्छा। जो अच्छा, बेहतर अपनी ये एक कॉपी बना सकते हैं। हाँ जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक और जो एतराज़ आता है हमारे क्रिएशनिस्ट हजरात की तरफ से, वो ये होता है कि आप इस वक्त सादा से सादा खुलिया भी देखें जो कि प्रोकैरियोट्स हैं, वो भी उतने पेचीदा हैं और उसमें इतने कंट्रोल मैकेनिज्म है कि उन लोगों का दावा ये है कि ये सब कुछ जो है ये खुद ब खुद नहीं हो सकता, राइट? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि ये अगर एतराज़ गलत है तो क्यों गलत है? जी बिल्कुल, ये एतराज गलत है, इस तरह से गलत है कि आज के सादा खुलिये को भी जब आप देखते हैं ना, तो वो खुलिया लाखों करोड़ों साल के इर्तिगा के बाद बना है, आज का सादा खुलिया भी, और उसके अंदर भी हम्म। वो सारे पेचीदा निजाम मौजूद हैं।
जब हम इब्तदाई खुलिये की बात करते हैं तो वो खुलिया ऐसा नहीं था जो जमीन की इब्तदा में था। उसमें सिर्फ सही। सादा जो चिकनाई थी, चिकनाई की एक तह थी, जिसमें मैंने बताया था कि जिसमें दो हिस्से होते हैं, एक पानी से डरने वाला और एक पानी की तरफ पानी को पसंद करने वाला। और उस वो इस तरह हम्म। से अपने फोल्ड होके एक गोल शक्ल बनाता है, और उसके अंदर फिर जो है वो अलग किस्म के मॉलिक्यूल जो है वो अपने अंदर समो लेता है, शामिल कर लेता है, और इस तरह से सही। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी कॉपियां बनानी शुरू की। अंदर जो है वो आरएनए भी उसके अंदर इंगल्फ हुआ, और वो पहला प्रोटोसेल था। जब हम बात करते हैं हम्म। इब्तदाई सेल की, तो सबसे पहले जो है कीमियाई रद्द अमल शुरू हुए, उसके बाद पहला प्रोटोसेल बना, जो कि बिल्कुल मुमकिन है उस वक्त के हालात के मुताबिक। और उसके बाद जो है वो फिर पहला सादा सेल बना जो बैक्टीरिया जैसा था, और उसके बाद जाके एक पेचीदा सेल बना, और इस काम में बहुत लाखों करोड़ों साल लगे हैं। और आज का भी जो सादा सेल बैक्टीरिया वाला है ना, उसको बनने में भी लाखों साल लगे थे, उसको भी हम्म। इर्तिका पजीर होने में। तो ये जिस सादा सेल की बात कर रहे हैं, ये उस वक्त का सेल नहीं है। सही। और बात सही। करें कि क्या ये सेल जो सेल के जो बुनियादी अज़ा हैं, क्या वो आज लेबोरेटरी में बनाए जा चुके हैं, तो जी बिल्कुल बनाए जा चुके हैं। अच्छा, मतलब जो सादा सेल, सादा खुलिया बनाने के लिए जो बुनियादी अज़ा हैं, बुनियादी अज्जा हैं, वो तमाम के तमाम लेबॉर्ट्री में बन चुके हैं, यानी लिपिड लेयर्स और डीएनए, सॉरी आरएनए के जो बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं। सही। सही। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक और एतराज़ जो आता है वो ये है, जो पहले भी हमने जिक्र किया था इसका पिछले सेशन में भी, जब हमने मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था, और वो ये कि ज़मीन के इब्तदाई हालात, यानी आज से 4 अरब साल पहले ज़मीन का सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा था, जैसे अभी हमने बात की थी, चांद की प्रॉक्सिमिटी की वजह से, चांद के नज़दीक होने की वजह से समुद्रों में तलातम बहुत ज़्यादा होता था, और आतिशफ़शानी, यानी हर जगह आतिशफ़शां पहाड़ पड़ते थे, लावा निकलता था, राइट। तो वोल्केनिज़म बहुत ज़्यादा था। तो हमारे क्रिएशनिस्ट हजरात ये एतराज़ करते हैं कि वो हालात ज़मीन पर खुद ब खुद ज़िंदगी के आगाज़ के लिए हरगिज़ मौजू नहीं थे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? नहीं नहीं, जैसे मैंने उस वक्त भी कहा था कि वो हालात जिंदगी के लिए, आज की जिंदगी के लिए, इंसानों के लिए, जानदारों के लिए मौजूद नहीं थे, लेकिन वो इब्तदाई जो कुदरती जो रद्द अमल थे उनके लिए बहुत मौजूद थे, क्योंकि उस वक्त हम्म। जमीन पर ऑक्सीजन नहीं थी। ये जो ऑक्सीडाइजिंग माहौल नहीं था, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा बहुत ज्यादा एनर्जी थी, बहुत खुला हम्म। निजाम था, और बहुत सारे मुमकिनात थे मुख्तलिफ किस्म के। और अल्ट्रा वायलेट शाइन थी बहुत ज्यादा, और आतिश के साथ फूट रहे थे। और ये जो क्ले थी जो अपने साथ मॉलिक्यूल को चिपका लेती है और जोड़ने में मदद करती है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के कुदरती अवामल के लिए बहुत ही मौजूद माहौल था, जिसमें कि जिंदगी की इब्तदाई जो अज्जा मुरक्कबात थे ना, उनके बनने के लिए ये बहुत ही मौजूद माहौल था। तो जब हम उस माहौल की हम्म। बात कर रहे हैं, तो वो माहौल जानदारों के लिए मौजूद नहीं था, लेकिन जिंदगी के इब्तदाई अज्जा के बनने के लिए वो बहुत मौजूद था। अच्छा, सही। मतलब कि हम्म। जो लोग एतराज़ करते हैं वो ये फ़र्ज़ करते हैं कि 4 अरब साल पहले जब ज़िंदगी का आगाज़ हुआ तो ज़िंदगी ऐन वैसी ही थी जैसी आज है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है, राइट। 4 अरब सालों बिल्कुल में ऐसे नहीं है, तो ज़िंदगी वक्त के में साथ बहुत साथ हवा तब्दीली हुई, आई और है। फिर सही। जी बिल्कुल, बाद में ऑक्सीजन आई, और उसके बाद जो पेचीदा जानदार हैं वो मुमकिन हुए। अच्छा, एक और एतराज़ जो आता है उस पर एक्चुअली मैं एक पहले वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन अब ये मौका है कि उसको थोड़ी देर के लिए दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। और वो एतराज़ ये होता है जी कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो ये कहता है कि किसी भी क्लोज सिस्टम में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, यानी बेहंगमपन, राइट, वो बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। तो ये कानून जो है ये साबित करता है, ये उनका एतराज़ है कि ये साबित करता है कि ज़िंदगी का आगाज़ खुद ब खुद नहीं हो सकता जब तक कि कोई ऐसी जहानत ना हो जो इस बुनियादी जो साइंस का कानून है या कायनात का कानून है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए कोई जहानत आके ज़िंदगी का आगाज़ ना करे, तब तक ज़िंदगी का आगाज़ खुद नहीं हो सकता। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? जी, ये एतराज मैं भी मतलब पहले सुन चुकी हूँ। तो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, हरारत का दूसरा कानून जो है, उस वो तो एक बंद निजाम की बात करता है कि उसमें जो है हम्म। वो अपने आप जो है वो चीजें बेतरतीबी बढ़ती है, तो एक तरतीब नहीं बन सकती। लेकिन यानी कि ऐसा निजाम जहां बाहर से कोई चीज नहीं आ सकती, हरारत नहीं आ सकती, रोशनी नहीं आ सकती, और हम्म। अंदर से कोई चीज नहीं जा सकती बाहर, तो उस हम्म। निजाम में बेतरतीबी बढ़ती है। जैसे एक बंद कमरा है, उसमें पंखा नहीं है, खिड़की नहीं है, ना बाहर से हवा आ सकती है, तो उसमें तो खैर जो है ना वो चीजें बिगड़ेंगी। लेकिन अगर हम्म। हम जमीन की बात करते हैं, ये एक सयारा है और ये एक खुला निजाम है,
जिसमें सूरज की रोशनी आ रही है, जमीन की जो हरारत है ये बाहर जा रही है। इसके अलावा हम्म। खला से और खला में अज्जा जो है, मादा जो है उसकी एक्सचेंज हो रहा है, तबदुल हो रहा है। तो ये जमीन सही। जो है ये खुला निजाम है, और इसमें जो है ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये अप्लाई ही नहीं होता, क्योंकि वो एक बंद निजाम की बात कर रहा है। तो इस वजह राइट। से जमीन पर बिल्कुल अपने आप ये जो है तरतीब, पेचीदा तरतीब का बनना बिल्कुल मुमकिन है। राइट। और वैसे भी जैसे हमने पिछले सेशन में बात की थी कि अब हम जानते हैं कि बुनियादी न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, जो डीएनए और आरएनए के बुनियादी अज्जा हैं, यानी जो मॉलिक्यूल हैं, और उसके अलावा अमीनो एसिड्स, वो ऑलमोस्ट वो तमाम के तमाम अमीनो एसिड्स जो आज ज़िंदगी में, हर किस्म की ज़िंदगी में प्रोटीन्स बनने में इस्तेमाल होते हैं, वो न सिर्फ ज़मीन पर पहले से मौजूद थे, अब हम जानते हैं, बल्कि अब हम मुख्तलिफ सैयारचों पर भी ये दरियाफ्त कर चुके हैं। एक तो जो शहाबिया गिरते हैं उन पे हमने ये ट्रेसेस अब मिल गए हैं, और जो नासा और जापान की स्पेस एजेंसी के खलाई जहाज़ मुख्तलिफ, दो मुख्तलिफ सैयारचों पर उतर कर वहाँ से सैंपल लेके आए थे। और चाइना का एक वो है चांद के मिशन, चांद ल्यूनर मिशन, वो चांद के सैंपल लेके आया है। उससे पहले नासा के पास चांद के सैंपल्स मौजूद हैं। तो चांद में भी हम्म। ये मॉलिक्यूल मिले हैं, और सैयारचों पर तो ये मॉलिक्यूल कसर से मिले। अभी अभी एक हफ्ता, डेढ़ हफ्ता पहले ये खबर आई थी कि बनू से जो सैंपल आए हैं उनमें हमें वो शुगर्स भी मिल गए। वो राइबोस तो नहीं मिली जो उसमें आरएनए में बनती है, लेकिन और बहुत सी शुगर्स मिल गई हैं, जिसका मतलब ये है कि शुगर्स बनना और न्यूक्लियोटाइड बनना ये अगर हमारे निज़ाम शमसी में है तो इसका मतलब है कि कायनात में हर जगह यह हो रहा है। तो ज़मीन के बनने के वक्त भी ये तमाम अज्जा तो वैसे ही मौजूद थे, और फिर जैसे मैंने पहले कहा था कि जब कॉन्सेंट्रेशन इनकी ज़्यादा होती है पानी में, तो इनका आपस में मिलना और ज़्यादा पेचीदा मॉलिक्यूल बनाना, ये बिल्कुल। तो बिल्कुल यानी केमिस्ट्री के बेसिक असूल हैं, उनके मुताबिक ये काम हो सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, एक बात जो आपने पहले उसका जिक्र किया था, थोड़ा सा उसको और तफसील में बात कर लेते हैं कि ये भी दावा किया जाता है ये कि अगर ज़िंदगी खुद ब खुद बन गई, वो मैंने पहले वजाहत की थी कि खुद ब खुद का लफ्ज़ मुझे पसंद नहीं है, लेकिन लोग अक्सर एतराज़ करते हैं, तो फिर हम लेबॉर्ट्री में हम्म। ज़िंदगी क्यों नहीं बना सकते, राइट? तो हम्म। आपके इल्म के मुताबिक इस वक्त हम लेबॉर्ट्री में ज़िंदगी यानी खुलिया बनाने में, जो अपने कॉपियाँ बना सकें जिनमें मेटाबॉलिज्म भी हो और जिनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी हो और जिनमें इवोल्यूशन हो सके, ऐसे खुलिये बनाने के हम कितने नज़दीक हैं? बिल्कुल। इस वक्त हम लेबॉर्ट्री में क्या कुछ बना चुके हैं। पहली जी। बात तो हम लेबॉर्ट्री में इस वक्त जो सेल की खुलिये की झिल्लियां होती हैं, जिनको मेम्ब्रेन्स कहते हम्म। हैं, वो बना चुके हम्म। हैं। ये वो हम्म। झिल्लियां हैं जो कि बढ़ भी सकती हैं, टूट की भी सकती हैं, तकसीम भी हो सकती हैं। साइंसदान ये कामयाबी से बना चुके हैं। इसके अलावा सेल का जो जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं और अमीनो एसिड्स हैं, वो भी तैयार किए जा चुके हैं लेबॉर्ट्री में। हम्म। और इसके अलावा यानी कि सेल्स के जो बुनियादी अज्जा हैं वो लेबॉर्ट्री में तैयार किए जा चुके हैं। सही। लेकिन अभी तक इन सारे अज्जा को मिलाकर एक मुकम्मल सेल नहीं बनाया गया। यानी कि आप हम्म। ये देखने, यानी प्रोटीन्स भी बन चुकी हैं, जेनेटिक मटेरियल भी लेबोरेटरी में तैयार किया जा चुका है, और इसके अलावा झिल्ली जो बैरूनी जो उसका तय है, इन्वेलप है, वो भी तैयार किया जा चुका है। हम्म। ये घर हम्म। बनाने के लिए एक जो ईंटें चाहिए और लकड़ी चाहिए और सीमेंट चाहिए वो सारा तैयार है, लेकिन अभी तक घर नहीं बन सका। यानी एक मुकम्मल जो सेल है वो साइंसदान लेबोरेटरी में नहीं बना सके। बिल्कुल ऐसे ही राइट। जैसे कि आज से कुछ साल पहले इंसान परवाज के सारे तरीके जानता था लेकिन अभी जहाज नहीं बना सका। तो हम्म। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अभी हमने, जो कि सारे उसका मटेरियल तो हमारा तैयार है, लेकिन अभी तक हमने मुकम्मल सेल नहीं बनाया। लेकिन मुमकिन है कि मुस्तकबिल में ये बनाया जा सकेगा। लेकिन इसके कुछ हमारे पास हमारी लिमिटेशंस हैं, कुछ हदूद हैं जिनकी वजह से अभी साइंसदान इसमें कामयाब नहीं हो सके। वो पहली तो यही है कि वक्त, जितना पहला सेल जो है वो इवॉल्व होने में वक्त लगा था, उसमें लाखों करोड़ों हम्म। साल लग जाते हैं, लेकिन हमारे पास लैब में इतना वक्त नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो एक बड़ा एक ओपन सिस्टम था जिसमें बहुत सारे मुमकिनात थे, और उतना बड़ा जो है वो सिस्टम एक छोटी सी लैब में तैयार नहीं किया जा सकता अभी, जो हमारी एक हम्म। कुछ हदूद है, लिमिटेशन है। लेकिन ऐन मुमकिन है हम्म। कि मुस्तकबिल में साइंसदान इसमें भी कामयाब हो जाए। जी, वैसे ये भी है कि जैसा आपने भी कहा था कि मुकम्मल हुलिया तो हम अभी नहीं बना सके, लेकिन
हम ये कर चुके हैं कि एक हुलिये में उसका डीएनए निकाल के हम मुकम्मल तौर पर सिंथेटिक डीएनए उसमें डालें और उसको बूट अप करें, और वो हुलिया जो है बाकायदा अपनी कॉपियाँ बनाने लगे, राइट। तो मेटामेटिज्म को अलग हम बना चुके हैं, डीएनए को जी बिल्कुल, अलग हम बना मेटाबॉलिज्म चुके हैं, बनाते यानी पूरे का पूरा हैं और वो डीएनए अपनी कॉपियां भी बनाता है, बिल्कुल। वो अपनी कॉपी में बना रहा है। और हम्म। जैसे आपने कहा था कि जो बैरूनी झिल्ली होती है, लिपिड लेयर्स, वो तो आसानी से बन जाती हैं, वो उसका तो कोई मसला नहीं है। तो साइंसदान यही कहते हैं कि ज़िंदगी बनाने के हम करीब हैं, लेकिन अभी तक ये ऐसा नहीं हो पाया। अच्छा, हम जी जो बात कर बिल्कुल। रहे थे कि 4 अरब साल पहले ऐसे हुआ, उस वक्त ज़िंदगी के हालात ऐसे थे, या 3 अरब साल पहले लूका बना, या 2 अरब साल पहले 2.5 अरब साल पहले साइनोबैक्टीरिया बने। तो बहुत से लोग हमारे फोरम पर ये सवाल करते हैं कि साइंसदानों को ये इल्म कैसे होता है कि अभी 2.5 अरब साल पहले क्या क्या हुआ था, या ये फ़लाँ चीज़ या फ़लाँ जो सैंपल मिला है ये 3 अरब साल पुराना है और उसमें फ़लाँ हम्म। ट्रेसेस मिले हैं। तो ये कैसे इल्म होता है कि कोई हमें जो बायोलॉजिकल मटेरियल अगर मिला है तो वो कितना पुराना है? जी बिल्कुल, इसके बहुत सारे इंडिपेंडेंट आजाद तरीके हैं, आजाद शवाहद हैं हम्म। जिनसे हमें पता चलता है। उसमें से एक तो ये है कि एक रॉक है, वो जितनी तह में नीचे होगी वो उतनी ही पुरानी होगी। रॉक एक हम्म। पत्थर है या रॉक है, उसके अंदर कोई जानदार के हमें मिलते हैं आसार, फोसिल, तो हम्म। उस रॉक की, उस पत्थर की उम्र का हमें कैसे पता चलता है? रॉक्स के अंदर हम्म। कुछ अनासर होते हैं जो कि वक्त के साथ साथ बदलते हैं, जिन्हें हम तापकार हम्म। अनासर कहते हैं। जैसे कि यूरेनियम है, राइट। वो राइट। एक खास रफ्तार से बदलता है, जिसका साइंसदानों को पता है कि उसकी कौन सी खास एक कांस्टेंट रफ्तार है, जो कि ना बहुत कम हम्म। है ना ज्यादा है। और हम्म। उन पत्थरों में उन अनासर की मिकदार को माप कर हमें पता चलता है कि वो पत्थर कितना पुराना है। जो दूसरा तरीका है वो है हम्म। कार्बन डेटिंग। अगर आप कहें तो मैं कार्बन डेटिंग को थोड़ा तफसील से भी बता देती हूँ कि वो क्या है और जी कैसे ज़रूर। पता चलता है कि वो ज़रूर। कितना जी पुराना जी। है। हम्म। कार्बन जो है, हमारे हमें पता है कि कार्बन की कई इकसाम होती हैं, कुछ हल्की होती हैं कुछ भारी होती हैं। वो कार्बन के हम्म। मरकज में कुछ अनासर होते हैं, उनका ज्यादा कम होने से पता चलता है वो हल्की है या भारी है। अब जानदारों में दोनों इकसाम जो है वो पाई जाती हैं खास तवाजन में। जो हल्की किस्म है वो हर जगह मौजूद है, हवा में भी मौजूद है और ये एक जैसी ही रहती है, और जो जिंदगी है वो इसको तरजीह देती है। दूसरी भारी किस्म है जो कि बहुत नायाब है, कम होती है और जो वक्त के साथ बदलती है। अब हम हम्म। जब जब तक जिंदा होते हैं, हम आ, खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं, हम कार्बन जो है ना वो रिलीज भी करते हैं, हम जल्द भी करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई जानदार मर जाता है, तो उसमें जो है वो खाना पीना बंद कर देता है, वो सांस लेना बंद कर देता है, उसमें कार्बन, नई कार्बन जो है वो जो भारी किस्म की कार्बन है वो नहीं आ रही। हम्म। तो इसलिए हम्म। वक्त के साथ साथ अब तोड़ फोड़ के जरिए या किसी तरह वक्त के साथ साथ उस वो कार्बन की मिकदार कम होती जाएगी। हम्म। तो साइंसदानों को पता है कि वो एक खास रफ्तार से वो भी कम होती है। और उसको वो जब हड्डियों को देखते हैं, उसमें उस कार्बन की मिकदार को मापते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो हड्डियां या वो फोसिल्स कितने पुराने हैं, उस कार्बन की मिकदार को देख के, जिसको हम कार्बन डेटिंग कहते सही। हैं। सही। तो इस तरह से बहुत सारे आजाद शुआद हैं जो कि मिलकर एक ही कहानी की तरफ इशारा करते हैं। वो यही है कि जिंदगी का आगाज जो है वो तकरीबन आज से 3.5 अरब साल पहले हुआ। जैसे कि कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम की ताप का अनासर कोई रॉक्स में देखकर और इन चीजों की वजह से। हम्म। सही। सही। तो ये मैं वाज़ेह कर दूं कि जैसे आपने कहा था, एक टेक्निक नहीं है, ये बहुत सी टेक्निक हैं, राइट। कार्बन डेटिंग है जो 40-50 हज़ार साल पुराने जो टिश्यू हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। पोटेशियम यूरेनियम डेटिंग है, आर्गन डेटिंग है। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं, और इन तरीकों को सोडियम है। भी एक दूसरे के साथ कंपेयर करके इनको टेस्ट किया गया है कि अगर कोई सैंपल है जिसकी रेंज ऐसी है कि उस पर 2 या 3 तरीके अप्लाई होते हैं, तो उन 2 या 3 तरीकों को हम्म। अप्लाई करें तो वो एक ही नतीजा देते हैं, तो हमें ये पता है कि दुरुस्त है। और फिर और मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे हम जी कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कार्बन डेटिंग है, इसको हम कंफर्म कर सकते हैं, जो दरख्तों की एज है वो उनके जो रिंग होते हैं उनसे भी हम मालूम कर सकते हैं, राइट। अगर कोई दरख्त का कोई लकड़ी है जैसे कोई 2000 साल पुरानी है, तो उसमें जो
रिंग्स हैं उनको काउंट करके हमें बता सकते हैं कि ये दरख्त कितना पुराना है, और कार्बन डेटिंग से भी बिल्कुल वही जवाब आता है। तो ये यानी साइंसदानों का ईमान नहीं है, बल्कि वो टेस्ट करते रहते हैं इन चीज़ों को, और ये कंफर्मेशन आती रहती है कि ये तमाम टेक्निक जो हैं ये दुरुस्त जवाब देती हैं। तो उस वजह से साइंसदानों को ये अतमाद बहुत ज़्यादा है कि ये जो मुख्तलिफ डेटिंग टेक्निक्स हैं कन्वर्जेंस ये ऑफ दुरुस्त एविडेंस जवाब इसको देती हैं। कहते हैं। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी तक जो हमने बात की है वो कम से कम जो यू नो इब्तदाई ज़िंदगी की बात की थी, वो हमने हम्म। आरएनए की बेस पे बात की थी कि आरएनए का मॉलिक्यूल है, उसी में वो जो है वो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, और उसी से फिर सारे जो वो सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस या जो मेटाबॉलिज्म है या जो कॉपियाँ बनाने का प्रोसेस है वो चल रहा है। लेकिन आज हम देखते हैं कि अक्सर बैक्टीरिया में भी, यानी इवन प्रोकैरियोटिक में खुलियों में डीएनए होता है बेसिक इंफॉर्मेशन कैरियर। और उसके अलावा जो यूकैरियोट्स हैं उसमें तो जाहिर है तमाम यूकैरियोट्स में डीएनए होता है। तो ये आरएनए से डीएनए की ट्रांजिशन कैसे हुई? जी, ये आरएनए से डीएनए की जो ट्रांजिशन है, ये भी कोई एक दिन का अमल या एक अचानक का अमल नहीं है, इसमें भी लाखों करोड़ों साल लगे। तो मैं तो आरएनए जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए काफी था, क्योंकि उस वक्त अभी हम्म जिंदगी इतनी पेचीदा नहीं थी, इतने पेचीदा काम अवाम नहीं हो रहे थे, रद्द अमल। तो उस वक्त तो हम्म ये काफी था, क्योंकि ये अपनी कॉपीज बहुत ज्यादा बना लेता है। लेकिन इसके साथ मसला ये होता है कि ये इतना मुस्तहकम नहीं होता, ये जल्दी टूट जाता है। इसके अलावा इसके अलावा जो है इसमें जो कि यूरेसिल होता है, तो यूरेसिल की इतनी हम्म पहचान आसान नहीं होती। तो इसकी जो जब इसकी कॉपियां बनती हैं ना, तो यूरेसिल पहचाना नहीं जाता, इसलिए इसकी कॉपियों के दौरान म्यूटेशन यानी गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। ये इसके साथ मसला था। तो इस राइट। वजह से इसकी जो ये जो ज्यादा अरसे के लिए मालूमात को स्टोर करने के लिए ये एक बेहतर नहीं था। इसलिए जब शुरू हम्म शुरू में तो चलो छोटे मोटे काम करने के लिए काफी था, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी पेचीदा होती गई, मालूमात बढ़ती गई, तो उस वक्त हमें एक जरूरत पड़ी जिंदगी को कि थोड़ा सा ज्यादा मुस्तहकम मालिक्यूल आए। तो हम्म आरएनए को आप इसी तरह समझ लें कि एक कागज है जिसपे सारी मालूमात लिखी है। लेकिन चूंकि अब मालूमात बढ़ गई है, अब फाइलें भी बढ़ गई हैं, तो उन फाइलों को रखने के लिए अब हमें एक मजबूत अलमारी की जरूरत है। तो उसका हम्म काम किसने किया? डीएनए ने किया। अब वो कैसे हम्म हुआ कि आरएनए से में जो यूरेसिल है, उसमें उसी में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आते थे। यूरेसिल से थोड़ा सा बेहतर, यूरेसिल की ही बेहतर शक्ल बनी, जिसको थायमीन कहा जाता है। हम्म वो ऐसे ही कि जैसे आपके पास दो सिक्के हैं, उनके उनकी कोई पहचान नहीं है कि वो क्या है। तो उनमें से एक सिक्के पे एक स्टैंप लग जाती है, और अब उसको आप पहचान सकते हैं वो क्या है। तो वो जो स्टैंप वाला हम्म सिक्का है वो थायमीन है, और वो स्टैंप के बगैर हम्म वाला सिक्का आप समझने की यूरेसिल है। तो अब थायमीन बनी, वो ज्यादा स्टेबल मुस्तहकम इसलिए हुई क्योंकि उसको पहचाना जा सकता है। तो जब उसकी कॉपियां हम्म बनती हैं, तो वो उसमें गलतियों के इम्कानात कम होते हैं। दूसरी बात सही। ये कि जो आरएनए है ना, उसके जो मॉलिक्यूल हैं, उनमें ये खासियत होती है कि वो अपने जैसे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं, जिसकी वजह से उसके साथ यानी कि अब ये थायमीन, यूरासिल है, एडनीन है, गवानीन है, इनकी अपनी जैसे जो दूसरे मॉलिक्यूल इनके साथ जुड़ेंगे, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह से हम्म करते करते इसकी दो चेन्स बन गई, दो जंजीरें बन गई, जिसको हम आज डीएनए कहते हैं। तो अब हम्म डीएनए में जो एक तो यूरासिल की वजह से, थायमीन की वजह से ज्यादा मुस्तहकम हुआ। दूसरा, दो जंजीरों की वजह से इसका जो है ना, वो इसकी कॉपीज में गलतियों के चांसेस कम हुए। कि अगर एक जंजीर में थोड़ा सा कोई डैमेज हो जाता है, खराब हो जाती है, तो दूसरी जंजीर के जरिए वो ठीक हो सकती है, क्योंकि वो एक दूसरे की ही मिरर कॉपीज हैं। तो हम्म इस वजह से ऐसा ऐसा जो है वो जो मालूमात जो है उसको स्टोर करने का काम डीएनए ने संभाल लिया, और जो आरएनए है उसने एक किस्म का मजदूर का काम संभाल लिया, जो कि दूसरे जो कीमियाई सही। अमल है उनको बेहतर तेज करता था, और अपनी कॉपीज जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता। इस अमल सही। में जो है ना, लाखों सालों की जो है एक किस्म की कुदरती इंतखाब शामिल है। तो वो मतलब डीएनए को मैं ऐसे बयान करता हूँ कि आरएनए ऐसा ही है कि जैसे आपने कोई अ, तहरीर लिखी है और हम्म। उसमें गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन अगर आप उसकी कार्बन कॉपी बना लें और वो फिर अलग हम्म। अलग पड़ी हों, तो अब उसमें अगर एक कॉपी में गलती होगी तो आप कंपेयर करके पता लग जाएगा कि इसमें गलती हो गई है। तो डीएनए जो है वो यही है कि दो स्ट्रैंड हैं वो यानी एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं, इस तरह से कि वो बॉन्ड जो बनाते हैं वो खसूस बॉन्ड बनाते हैं। तो जब जी जी। आप एक जगह अगर डीएनए में कहीं कोई म्यूटेशन आ जाए, तो जब आप दूसरे स्ट्रैंड के साथ दूसरी उसको चेन। जोड़ेंगे,
तो वो नहीं जी जुड़ेगा, तो वो बहुत जी ऑब्वियस हो बिल्कुल। जाता है कि यहाँ पे कोई गलती हुई है। तो इस वजह से जी डीएनए जो है बिल्कुल। वो एरर प्रोन नहीं जी है, बिल्कुल। राइट? कि मतलब जी उसमें बिल्कुल। गलती का चांस कम होता है, राइट राइट। कम होता सही। है और ज्यादा देर तक इस वजह से ये मालूमात रख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसका फिर नतीजा ये निकला कि डीएनए आरएनए की निस्बत ज़्यादा मुस्तहकम तो हो गया, लेकिन अब चूंकि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स के दोनों सिरे अब जुड़े हुए हैं, वो ओपन नहीं है, हम्म। तो अब वो हम्म। केमिकल रिएक्शंस करने के काबिल नहीं रहा, या राइट। हम्म। तो उस बिल्कुल। वजह से आरएनए जो है वो केमिकली एक्टिव है, डीएनए जो है वो इनर्ट मॉलिक्यूल है। और जी बिल्कुल। यानी ये आप एक तरह से कह लीजिए कि आपको ये कीमत अदा करनी पड़ी डीएनए में की इंफॉर्मेशन महफूज करने की, कि अब डीएनए आरएनए की तरह केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। तो अभी हम ये देखते हैं कि जी खुलियों में इंफॉर्मेशन स्टोर जो होती है वो डीएनए में होती है, लेकिन जो एक्चुअल काम है, जिसको आपने कहा था कि वो मजदूर की तरह का जो काम कर रहा है, वो अभी आरएनए कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ा एक इशारा है इस बात की तरफ कि ज़िंदगी का आगाज़ वाकई आरएनए से हुआ था, क्योंकि जो काम है खुलिये में वो सारे के सारे अब भी आरएनए ही कर रहा है। सिर्फ जी इंफॉर्मेशन बिल्कुल। स्टोरेज का काम जो और है यही वो। वजह है कि जी। गो यही अहेड। वजह है कि डीए आरएनए से जब डीएनए बना तो आरएनए खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये जो एक डिवीजन ऑफ लेबर थी ना, ये ज्यादा फायदेमंद कारआमद साबित हुई, बिल्कुल जिसकी वजह से दोनों ने साथ काम करना शुरू किया। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही। चलें, ये तो ये हो गया कि आरएनए से डीएनए की ट्रांजिशन होगी, और उसके बाद फिर आगे जो हुआ वो हम अगली किसी नशिस्त में बहस करेंगे। फिलहाल हम ज़िंदगी के आगाज़ के बारे में ही अपनी बहस जारी रखते हैं, और जो आमतौर पे एतराज़ात आते हैं उनकी थोड़ी सी और आगे चलते हैं। कि एक एतराज़ ये क्रिएशनिस्ट हजरात की तरफ से बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि ज़मीन की तश्कील को अभी सिर्फ 4.5 अरब साल हुए हैं, और ज़िंदगी इतनी पेचीदा है कि अगर इसको रैंडम प्रोसेसेस से हम ये मफरूज़ा बनाएं कि रैंडम प्रोसेसेस से ये बनी, तो फिर वही बात आती जो मैं पहले भी कुछ वीडियोस में मैं कह चुका हूँ, कि वो अक्सर लोग कहते हैं जी कि एक अगर 100 न्यूक्लियोटाइड का एक कोई प्रोटीन चेन है, तो उसको रैंडमली बनने में कितने खरब साल लगेंगे, और इतना तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। अगर ज़मीन पर हमारे पास सिर्फ 4.5 अरब साल थे। तो बुनियादी उनका जो इतराज़ है वो यही है कि ज़िंदगी की गैर ज़िंदगी से ज़िंदगी के बनने के लिए जितना अरसा दरकार है, उनके मुताबिक ज़मीन की तश्कील को भी इतना वक्त नहीं गुजरा। तो आपके ख्याल में ये एतराज़ किस हद तक काबिले इतना है? यानी इसको हम सीरियस एतराज़ कह अ, सकते हैं या नहीं कह सकते? नहीं, अगर नहीं नहीं, इनके किसी भी एतराज को सीरियस तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन खैर जवाब अगर देना हो तो जी ज़रूर। जमीन को बने हुए ज़रूर। तकरीबन 4.5 से 5 अरब साल हो चुके हैं साइंस जी। के मुताबिक। और जिंदगी की इब्तदा हुई तकरीबन 3.5 अरब साल पहले। अब हम्म इसमें अरसा कोई कम नहीं है, ये भी अरबों अरब साल, 1 अरब साल से ज्यादा का अरसा वक्त है जिस यानी कि हम्म। जमीन के पास एक जिंदगी की इब्तदा करने के लिए। दूसरी बात ये कि सही। उस वक्त के जो मुमकिनात को हम देखें, कितने सारे रद्द अमल हो रहे हैं, बहुत सारे रद्द अमल हो रहे हैं। उस वक्त जो जमीन के हालात थे वो बहुत ज्यादा मौजूद थे, बहुत सारे कीमियाई रद्द अमल और बहुत सारे मुमकिनात के लिए। वो एक तो वो हालात बहुत मौजूद थे, दूसरी बात ये कि जो वो वक्त था वो कम नहीं था उन हालात में। ऐसी हम्म। जो जिंदगी के लिए जो मॉलिक्यूल चाहिए थे, जो अनासर चाहिए थे, जो मरकबात चाहिए थे, उनकी तश्कील के लिए वो वक्त और वो हालात जो है वो बिल्कुल मौजूद थे। तो इस वजह से हम्म ये इस एतराज को खैर इतना संजीदा नहीं लिया जाता, क्योंकि 1 अरब साल से भी ज्यादा का वक्त है वो भी, जिसमें जो हम्म। इब्तदाई जिंदगी, सादा जिंदगी शुरू हुई है। बिल्कुल और उसके बिल्कुल। बाद आहिस्ता आहिस्ता चूंकि फिर बाद में बैक्टीरिया आए और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो फिर ये अमल तेज होता गया। राइट राइट। और ये है कि अ, जैसे आपने पहले कहा था कि हमें अभी तक ये मुकम्मल इल्म नहीं है कि ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ, इसलिए हम लेबॉर्ट्री में वो हालात पैदा नहीं कर सकते। लेकिन अब हमने ये देखा है कि जब दुरुस्त माहौल पैदा किया जाए, तो आरएनए को बनने में कोई वक्त नहीं लगता। आरएनए वक्त नहीं लगता। बहुत बिल्कुल। बहुत जल्द बन जाता है। तो ये एतराज़ जो है बन वो जाता है, इसलिए दुरुस्त प्रोटीन नहीं है। बन जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और एग्जैक्टली इसके अलावा एग्जैक्टली। मेटाबॉलिज्म भी बनाया जा चुका है। बिल्कुल। राइट राइट। तो ये एतराज़ मतलब इसलिए गलत है कि आम लोगों को, ख़ास तौर पे जिन लोगों को साइंस का और मैथमेटिक्स का अंदाज़ा नहीं होता,
उनके लिए ये तसव्वुर करना कि हम्म। 1 अरब साल कितना लंबा अरसा है, वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, राइट। मतलब एक हम्म। इंसान की ज़िंदगी जो है वो 60 70 80 साल होती है, और पूरे जो इंसानियत है अब तक उसको सिर्फ 3 लाख साल गुजरे हैं, और यहाँ पे हम 3 लाख से 3 करोड़ नहीं, 3 अरब, यानी उसके 100 गुना के 100 गुना ज़्यादा हम टाइम कर रहे हैं। तो आम लोगों के लिए ये जिसको डीप टाइम कहते हैं, यानी अरबों साल का जो वक्फा है, वो तसव्वुर करना लोगों के लिए मुश्किल होता है, इसलिए ये एतराज़ आता है। वरना ये है कि ये बहुत लंबा अरसा है, और जैसे कि हमने पहले कहा था कि दुरुस्त माहौल में मॉलिक्यूल्स के वो स्ट्रक्चर बनना जो स्टेबल हों, वो उसमें कोई वक्त नहीं लगता। यानी एक्चुअल जो केमिकल रिएक्शन है वो तो नैनो सेकेंड्स के भी हज़ारवें करोड़वें हिस्से में होते हैं। अच्छा, एक और एतराज़ जो ये भी मतलब गैर साइंसी एतराज़ है, लेकिन बहरहाल अब हम चूंकि एतराज़ात की बात कर रहे हैं तो उसकी हम बात कर लेते हैं कि अभी हमने जो बात की थी ए बायोजेनेसिस की, जो पिछले सेशन में भी आपने की, एतराज़ ये होता है कि ये तो मतलब एक मफरूज़ा है, ये यानी आप कोई भी मफरूज़ा कायम कर लें, इसका कोई सबूत नहीं है। तो इसके कोई इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड सबूत हैं इसके, ए बायोजेनेसिस के? जी बिल्कुल। पहली बात तो अगर एबायोजेनेसिस की जाए तो मेरे ख्याल से ये लोग ये कंसिडर करते हैं, ये तसव्वुर करते हैं कि एबायोजेनेसिस के दावे से हमारा मुराद ये है कि हमने लेबोरेटरी में शायद मुकम्मल सेल बना लिया हुआ है, जबकि साइंस ने ऐसा कोई दावा नहीं किया। एबायोजेनेसिस का इन्हें पहले पता होना चाहिए कि एबायोजेनेसिस का दावा कहता क्या है। ये हम्म। मफरूजा कहता है कि इब्तदा जमीन के इब्तदाई हालात में जिंदगी के जो बुनियादी अज्जा हैं, कुदरती अवामल के जरिए उनसे एक जो है गैर जानदार अज्जा से जिंदगी के बुनियादी अज्जा का बनना मुमकिन है। और हम्म। ये जो है ये बात साबित की जा चुकी है लेबोरेटरी में। अब ये हम्म। मफरूजा जो आम मफरूजा है और एक साइंसी मफरूजा है, उसमें फर्क होता है। साइंसी मफरूजा वो होता है जिससे मुशाहदात से साबित किया जा सके, जिसे परखा जा सके बार बार, और जिसके एक एक हिस्से राइट। को तजर्बे के जरिए साबित किया जा सके। और अब हम्म। लेबोरेटरी में हमने क्या किया है कि साइंसदानों ने आरएनए के जो है बुनियादी जो चेन्स हैं वो बना चुके हैं, प्रोटीन की चेन्स पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाए जा चुके हैं, मेटाबॉलिज्म बनाया जा चुका है, अगेन खुलियाती जो झिल्लियां हैं वो बनाई जा चुकी हैं। तो जो दावा था एबायोजेनेसिस का, उसको पूरा किया जा चुका है, लेबोरेटरी में साबित किया जा चुका हम्म। है। तो इस वजह से हम्म। जो एबायोजेनेसिस है ये कोई आम मफरूजा नहीं है, ये लेबोरेटरी में साइंस से साबित शुदा मफरूजा है। सही। सही। अच्छा, इसी तरह ये भी एतराज़ किया जाता है कि इब्तदाई खुलियों में मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस की मौजूदगी का इम्कान सिफर है। यानी वो जो प्रोसेस है जिससे एनर्जी पैदा होती है, जिससे फिर तमाम आजकल के खुलियों में जो काम होते हैं, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस का काम है, या इवन एटीपी जनरेशन का जो काम है, उसमें भी एनर्जी सर्फ होती है उसमें। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है इब्तदाई खुलियों में, इसके मौजूदगी का इम्कान सिफर है। इसलिए अगर खुलिया बन भी गए तो उसके बाद उनमें प्रोग्रेस करना या उनमें फर्दर जो इर्तिका था उससे बेहतरी आना, इसका इम्कान सिफर है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे मैं इस सवाल को समझी नहीं हूँ, माफ कीजिएगा माजरत के साथ। मतलब सवाल यही है कि जो बिल्कुल इब्तदाई खुलिया थे, जिसमें हमने ये तो कह दिया जी कि वो आरएनए का मॉलिक्यूल था और झिल्ली थी, और वो आपस में यानी झिल्ली के अंदर वो मुक़य्यद हो गया, तो वो खुलिया बन गए और वो कापियाँ भी बनाने लगे। लेकिन मेटाबॉलिज्म कैसे शुरू हुआ, ये बेसिकली सवाल है कि ये मतलब इब्तदाई खुलियों में तो मेटाबॉलिज्म के होने का इम्कान सिफर है। ये बेसिक इतराज़ यही है। नहीं, मेटाबॉलिज्म जैसे कि मैंने कहा कि ये एक बुनियादी कुदरती जो रद्द-ए-अमल है, कीमियाई रद्द-ए-अमल है, जिसमें कोई हम्म। भी मॉलिक्यूल बनते हैं, टूटते हैं, हम उसे मेटाबॉलिज्म ही कहते हैं कि एक सही। मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो ये तो शुरू से ही चल रहा था। जो मेटाबॉलिज्म की बुनियादी अशकाल थी वो शुरू से ही हो रही थी कि मॉलिक्यूल बन रहे हम्म। थे, टूट रहे थे। फिर वो जो मेटाबॉलिज्म है जब उन मॉलिक्यूल में होता जो कि ज्यादा अपनी कॉपियां बेहतर बना सकते थे, जैसे आरएनए के मॉलिक्यूल हैं, या जो किसी अमल को तेज करने में मदद करते थे, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड की चेन्स हैं। तो हम्म। जब उनमें ये रद्द-ए-अमल होते थे तो वो मॉलिक्यूल इन रद्द-ए-अमल को तेज कर देते थे। और ये हम्म। रद्द-ए-अमल तेज होने की वजह से उन मॉलिक्यूल की भी कॉपियां ज्यादा बनने लग जाती थी। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मेटाबॉलिज्म का अमल पेचीदा होता गया, जिसके लिए किसी सेल की भी जरूरत नहीं है। सेल के बगैर ही ये पेचीदा होता गया, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जिंदगी पेचीदा हुई, सेल बने, उसी तरह से एक तो ये कि मॉलिक्यूल
सेल्स इस मेटाबॉलिज्म पेचीदा हुआ, मेटाबॉलिज्म पेचीदा हम्म, होने की वजह से जो मालूमात रखने वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो भी बेहतर होते गए, यानी कि दोनों ने एक दूसरे को साथ साथ बेहतर बनाया। तो ये हम्म, जो मेटाबॉलिज्म है ये इसके लिए सेल दरकार नहीं है। ये तो पहले ही जो बुनियादी जो मेटाबॉलिज्म था वो शुरू हो चुका था कीमियाई रद्द अमल के जरिए, और इन मॉलिक्यूल्स में सही जब ये रद्द अमल होते थे। जी। सही। मतलब अभी जो आपने पहले बात की थी ए बायोजेनेसिस की, तो आप ये कह रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म तो ए बायोजेनेसिस में यानी जिंदगी के बनने से पहले भी इसकी ऑलरेडी बुनियादी शक्ल मौजूद थी। जी। मौजूद थे। राइट राइट राइट। चलिए एक और जो एतराज़ है वो लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी जो है अगले सेशन में करेंगे। तो इसी किस्म का एतराज़ वो प्रोटीन्स के बारे में किया जाता है। हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन वो चूंकि ये स्पेसिफिक एतराज़ आता है तो मैं चाह रहा था कि इस पर थोड़ा हम्म। सा और डिटेल में बात करें। वो ये है कि चलो शुरू का खुलिया बन गया, उसमें मेटाबॉलिज्म भी आ गया, लेकिन आजकल के खुलियों में जो प्रोटीन्स हैं जिनमें बाज़ औक़ात थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, हम्म। सॉरी अमीनो एसिड्स होते हैं, तो प्रोटीन्स खुद ब खुद फिर भी नहीं बन सकती। ये उनका बेसिक एतराज़ होता नहीं, प्रोटीन्स तो खुद ब खुद सादा शक्ल में बनती है ना, बनती आई हैं। है। जी प्रोटीन्स जी क्या जी। हैं? प्रोटीन्स ये हैं अमीनो एसिड की चेन्स हैं। हम्म। प्रोटीन अमीनो एसिड्स की चेन्स हैं। और वो अमीनो एसिड्स जब शुरू में तो सादा थे, छोटी चेन्स थी, वो थोड़ा सा सादा काम सर अंजाम देते थे। फिर उन्हीं चेन में तब्दीलियां आते आते आते, छांटी होते होते, कुदरती इंतखाब होते होते वो पेचीदा होती गई। उनमें से भी जो हम्म। बेहतर काम करती थी वो रह गई, बाकी सारी टूटती गई, और यानी कि हजारों में से कोई चंद एक रह जाती थी, क्योंकि बहुत सारे लाखों करोड़ों साल करोड़ों साल का आपके पास वक्त है इसमें पेचीदगी आने में। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, ये आस्ता आस्ता पेचीदा होती गई सेल के अंदर भी। हम्म। फिर जैसे हम्म। जीन्स बनी, इंस्ट्रक्शन सेव हुई, अब उससे और ज्यादा ये काम जो है मजीद पेचीदा होता गया। अब ये जो आज का काम जो प्रोटीन कर रही है वो असल में है क्या? वही प्रोटीन है, लेकिन उनकी जो चेन्स हैं वो फोल्ड होती हैं अपनी शक्ल की वजह से, अपनी हम्म। कीमियाई जो है वो साख्त की वजह से वो अलग अलग शेप में फोल्ड होती हैं। जैसे कि अगर हम ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये भी प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स हैं इनके अंदर, हीमोग्लोबिन जो है। अब हम्म। हीमोग्लोबिन हम्म। क्या है? वो इस तरह से वो प्रोटीन फोल्ड हुई हुई है कि वो चार खाने बनाती है, और उन खानों में वो पैक पॉकेट्स में वो ऑक्सीजन रखती है और उसकी तरसील करती है। राइट तो ये जो प्रोटीन राइट। है ये असल में अपनी जो हाइड्रोफिलिक और नेचर है और हाइड्रोफोबिक नेचर है, यानी कि पानी से डरने वाला या पानी को पसंद हम्म। करने वाला जो फितरत है उन अमीनो एसिड की इकसाम है, उसकी वजह राइट। से ही ये अपनी अलग अलग शेप्स बनाती हैं, साथ बनाती हैं। उस शक्ल की वजह से, उस शक्ल पे डिपेंड हम्म। करता है कि वो कौन सा काम करेंगी। तो राइट। ये सारा का सारा क्या है? ये सिर्फ एक केमिस्ट्री हो रही है और एक फिजिक्स है। बिल्कुल। और आपने अभी जो जिक्र किया और था कि इसमें और ये पेचीदगी आते जी, आते, हाँ जी। गो अहेड प्लीज जी फिनिश योर जी, और ये सेंटेंस। पेचीदगी आते आते अरबों साल का वक्त लगा है, और यानी कि जिंदगी ने पहले चलना सीखा, फिर उसके बाद अपने आप को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मुनज्जम किया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो मैं बात कर रहा था, आपने हम्म। अभी जो दोबारा आपने जिक्र किया कि ये इस काम को मतलब करोड़ों से अरबों साल लगे हैं, तो ये सिर्फ टाइम की डायमेंशन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, बल्कि ये भी देखें कि उस वक्त भी ज़मीन का 3/4 हिस्सा पानी था, समुंदर था। और उस सारे समुंदर में जहाँ पे हम्म। कहीं ये कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, वहाँ पे ये मॉलिक्यूल बन रहे थे, पेचीदा मॉलिक्यूल बन रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि अरबों साल तक सिर्फ एक जगह ये प्रोसेस हो रहा बिल्कुल। था, ये पैरेलल प्रोसेस करोड़ों अरबों जगह पर बैक ये वक्त चल बहुत रहा सारी था, जगह पे, बिल्कुल। बहुत सी जगहों पे चल रहा था। और फिर ये है कि चूंकि बिल्कुल। ये उनमें से कोई भी प्रोटीन जो दूसरों से बेहतर थी, वो फिर एक नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है कि वो अपनी कॉपियाँ ज़्यादा बनाएगी। तो ये जो नोशन है कि प्रोटीन के खुद ब खुद बनने का इम्कान सिफर है, उसमें तो इतनी सारी गलतियां हैं। मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है इस पे, कि बिल्कुल, एक तो ये है कि ये तो बनाई जा चुकी है ना। जिस ये तो। बिल्कुल बिल्कुल कि मतलब सादा प्रोटीन्स तो खुद ब खुद जी। बन जाती हैं, वो तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस आता है, लेकिन जो एतराज़ होता है वो पेचीदा उनका प्रोटीन्स पेचीदा पे होता है होना कि भी मतलब कोई बहुत। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, पेचीदा और वो प्रोटीन यही कितने है वक्त कि में बन सकती एग्जैक्टली है? एग्जैक्टली बिल्कुल केमिस्ट्री, बिल्कुल फिजिक्स। बिल्कुल। राइट। क्योंकि वो जितना हमारे पास वक्त है, और जो एक जिसको मैं कहता हूँ मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है कि करोड़ों अरबों जगह पे ये, क्योंकि प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो हैं ये तो जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे
वहाँ पे डीएनए और आरएनए बनेगा, जहाँ पे अमीनो एसिड होंगे वहाँ पे प्रोटीन बनेगी। ये तो पेप्टाइड बॉन्ड तो नेचुरल एक वो बॉन्ड है, वो बनेगा। तो इनकी चेन का बनना जो है वो तो कोई ऐसी बिल्कुल यानी बिल्कुल एक नेचुरल बात है। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ऐसा है जिसमें बिल्कुल। जो प्रोटीन बेहतर फोल्ड हो सकती हैं, जो उनका फंक्शन बेहतर है, वो जाहिर है अपनी कॉपियाँ उनकी बाद में ज़्यादा बनेंगी। तो वो जो प्रोसेस है यानी ज़िंदगी के आगाज़ होने के बाद से अब तक, वो भी 3 अरब साल हैं जिसमें ये आहिस्ता 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 सिलेक्शन बिल्कुल प्रोसेस से ये बेहतर हुई हैं और बिल्कुल ऑप्टिमाइज हुई हैं। तो ये तो एतराज़ फिर वही है कि लोगों को चूंकि अरब साल का वक्त कितना ज़्यादा होता है इसका अंदाज़ा नहीं है, और दूसरा ये कि समुंदर का एरिया कितना ज़्यादा है, और उसमें जो पैरेलल बिल्कुल। प्रोसेसिंग हो रही है, यानी जगह जगह ये प्रोसेस चल रहे हैं, जो आज भी चल रहे हैं। आज भी यानी कहीं आप गर्म पानी के हाइड्रोथर्मल चश्मे हैं, वेंट्स पे बिल्कुल, जाएं, और कहीं बिल्कुल आगे बिल्कुल, वहाँ पे हाँ। आज भी ऐसे आर्किया नज़र आते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ उन्हीं जगहों पे हैं, राइट, क्योंकि वो वहाँ के हम्म। माहौल के लिए ऑप्टिमाइज हैं। चलो कोमल, आपके जहन में और कोई सवाल है जो ये बायोजेनेसिस के बारे में हो, जो हमने ना डिस्कस किया हो? फिलहाल मेरे ख्याल से हमने काफी कुछ डिस्कस किया है। तो चले एक भी जी एक एतराज था, लोइस पास्चर वाला भी एतराज था मेरे ख्याल से लोगों का। जी जी जी, गो हेड, गो हेड। हाँ जी। मतलब वो एतराज यही है कि लोइस पास्चर ने अपने तजर्बे से साबित किया कि एक जैसे कोई भी जिंदगी अपने आप नहीं बन सकती। तो उसको ये नहीं पता कि जो लॉइस पास्चर क्या साबित कर रहा था, वो एबायोजेनेसिस को गलत साबित करने के लिए नहीं कह रहा था। उसके कहने का मतलब ये था कि जैसे कोई गोश्त है या कोई खराब सूप है, तो उसमें अपने आप जरासीम नहीं बन सकते, बल्कि वो जरासीम पहले से मौजूद होते हैं और उनसे वो नए हम्म। जरासीम बनते हैं। तो उसका बिल्कुल मतलब बिल्कुल। ये नहीं था। उसका मतलब यही था कि एकदम से एक पेचीदा जिंदगी नहीं बन सकती आज की जमीन में। आज की जो जमीन है हम्म जिसमें बहुत सारी हम्म। ऑक्सीजन है, बहुत से पेचीदा जानदार हैं, तो इसमें एकदम से पेचीदा जिंदगी नहीं बन सकती। जबकि जो ए बायोजेनेसिस है वो किसका नाम है? वो इब्तदाई जमीन में बुनियादी जो जिंदगी के अज्जा हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बनने का नाम है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। एतराज भी जो है ना लोगों का बहुत ज्यादा गलत है लुईस पास्चर के इस तजर्बे को लेकर। बिल्कुल सही। जी जी जी, और वो यही है जो आपने पहले बात की थी कि लेबॉर्ट्री में तो हमारे पास बहुत टाइम भी बहुत कम होता है और रिसोर्सेज भी बहुत कम होते हैं, तो उसमें ज़िंदगी बनाना जो है वो इसीलिए मुश्किल है कि ज़िंदगी को बनने में करोड़ों साल अरबों साल लगे, और वो जो एक्सपेरिमेंट्स थे, नेचुरल एक्सपेरिमेंट थे, वो पूरे समुंदर में हो रहे थे। तो लुई पास्टर का बिल्कुल। भी बिल्कुल यही है कि उसने तो एक जगह पे चंद दिनों के लिए थोड़ा सा तजुर्बा किया था, राइट, तो उसमें और वो पेचीदा नई जिंदगी की बात कर रहा था आज की जमीन में एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली वो बात कर रहा था। मतलब उससे पहले ये समझता था कि अगर कहीं गंद पड़ा हो तो चूहे खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं या खटमल खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं, बिल्कुल राइट। उसने वो जो है मल्टी सेल्यूलर लाइफ, उसको ये साबित किया था कि वो जैसे गोश्त में मैगट्स आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, वो हम्म, उसने साबित किया था कि वो बाहर से आते हैं, वो खुद ब खुद पैदा नहीं होते। लेकिन जी बिल्कुल जिंदगी का आगाज जमीन पर कैसे हो, उसके बारे में उसके तजर्बे का कोई लेना देना नहीं है, वो तो इसका मौजू ही नहीं था। बिल्कुल। चले कमल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। आइंदा हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे, और अब हम अगले सेशन में बात करेंगे कि ज़िंदगी शुरू हो गई ज़मीन पर, उसके बाद फिर क्या हुआ, इससे फिर जो मौजूदा जो पेचीदा प्रक्रिया जी। प्रोकैरियट्स जी हैं वो कैसे बने, जो आज के प्रोकैरियट्स हैं। उसके अलावा फिर हम ये देखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया कैसे बने, उसके बाद फिर पौधों के जो सेल हैं यूकैरियोट्स वो कैसे बने, और जो बाकी जो लाइफ है उनके यूकैरियोट्स कैसे बने, फिर उनसे मल्टी सेलुलर लाइफ कैसे बनी, और फिर इर्तिका कैसे हुआ। तो बहुत लंबा सिलसिला है ये, इंशाल्लाह जारी रहेगा। आपसे अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद।